स्कूल का पहला दिन कैसा उत्साह का दिन होता है। कितने बच्चों के लिए ज़िंदगी की पाठशाला में दुनिया के लिए तैयार होने का वो पहला दिन होता है। लेकिन अगर आपको पता चले कि इस पहले ही दिन स्कूल में कुछ ऐसा खौफनाक हुआ कि हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल गई, तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। ये दुनिया के इतिहास के सबसे खूरेजी आतंकवादी हमलों में से एक है, जिसमें सैकड़ों बच्चों की जान गई, जिसमें जिम की सतह पर बम के धमाके हुए, जिसमें एक तरफ अड़ियल सरकार थी, दूसरी तरफ अपनी जिहादी मानसिकता से लैस आतंकवादी थे, बीच में बच्चे और उनके अभिभावक थे। कहानी आगे बढ़ती है तो एक मुल्क की आज़ादी का मंजर सामने दिखने लगता है, और आज़ादी की लड़ाई कब धार्मिक तत्वों के कब्जे में आ जाती है, कब वो सांप्रदायिक लड़ाई हो जाती है, पता नहीं चलता। कहानी आगे बढ़ती है तो एक डॉक्टर नजर आता है। वो मोटरसाइकिल पर सवार है और अपने हिस्से की दुनिया घूम रहा है। दुनिया घूमता है, दुनिया के शोषण की कुंजी पाता है और बदल जाता है। लेकिन आखिरी में उसका भी अंत एक ठंडी देह के रूप में असमय होता है। ये सब कहानियाँ, ये सब वाक़े आपको बताऊंगा। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप लल्लन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। बड़ी खबर की शुरुआत 16 बरस लौट कर होगी। 2004 के सितंबर महीने की ये पहली तारीख थी। रूस के स्कूली कैलेंडर में इसको फर्स्ट बेल बोलते हैं, यानी ज्ञान का दिन। इस दिन वहाँ स्कूल के नए साल की शुरुआत होती है। पुराने बच्चे अगली क्लास में, नए बच्चे पहली बार स्कूल में। और ऐसा ही हो रहा था रूस के पश्चिमी हिस्से में बसे एक शहर बेस्लान में। यहाँ 7 स्कूल हैं, उनमें से हम आपको मिडिल स्कूल नंबर 1 ले चलेंगे। 1 सितंबर 2004 की सुबह ओपनिंग डे का जश्न चल रहा था। हर तरफ सजावट, दिन भर प्रोग्राम होने थे। ज़्यादातर बच्चे अपने माँ बाप, बड़े भाई बहनों के साथ स्कूल आए थे। वो अपनी क्लास में गए, बेंच पर बस्ते रखे, फिर असेंबली के लिए क्लासरूम से निकलकर स्कूल के आंगन की तरफ बढ़ने लगे। और तभी स्कूल के किनारे जोर की आवाज़ आई। सबने सोचा किसी ने बलून फोड़ दिया, लेकिन फिर लोगों के चीखने की आवाज़ें आने लगी और अगले ही पल लोगों ने देखा अल्लाह अकबर का नारा लगाते कई दर्जन नकाबपोश सामने से दौड़े चले आ रहे हैं। उस समय स्कूल की सुरक्षा में इक्का दुक्का पुलिस वाले तैनात थे। उन्होंने हमलावरों को रोकने के लिए गोली चलाई, लेकिन दर्जनों हमलावरों को वो कैसे रोक पाते। उस वक्त स्कूल में 1200 लोग मौजूद थे। सबको बंधक बना लिया। हमला करने वालों ने इन्हें स्कूल के जिम्नेजियम में ठूंस दिया और जिनके फर्श पर ढेर सारे बम बिछा दिए। शुरुआत में तो लोगों को पानी पीने या बाथरूम जाने की सहूलियत मिली, लेकिन 1-2 रोज़ के बाद ये भी छीन ली गई। अब भूख प्यास से बेहाल बंधक थे, जो आप सोचिए मानवीय गरिमा के कितने खिलाफ होगा, लेकिन अपने जूतों में पेशाब करने और फिर उसे पीने के लिए मजबूर थे ताकि सांस लौटती रहे। 1 सितंबर की शाम को हमलावरों और सरकार के बीच बातचीत शुरू हुई। 3 सितंबर तक ये बातचीत रुकती आगे बढ़ती रही। हमलावर चाहते थे कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से ले। उन्हें लगा कि अगर हम अपनी क्रूरता नहीं जताएंगे तो सरकार को हमारी नीयत की मजबूती समझ में नहीं आएगी, और अपनी क्रूरता जताने के लिए उन्होंने 20 बंधकों की हत्या कर दी। अब सरकार की तरफ से संदेश आया, हमें लाश ले जाने दो। काफ़ी आनाकानी के बाद 3 सितंबर की दोपहर हमलावर इसके लिए राजी हुए। दिन के 1 बजे इमरजेंसी वर्कर बंधकों की लाश लेने के लिए स्कूल की बिल्डिंग में घुसे और तभी एक जोर का धमाका हुआ। ये धमाका हुआ था हमलावरों द्वारा जिम की खिड़की पर बांधे गए एक बम से, जो बाद की जांच से पता चला कि गलती से फटा था। लेकिन इस बम विस्फोट के चलते आपाधापी मच गई। बौखलाए बंधक जान बचाने के लिए भागने लगे। हमलावरों ने उन्हें रोकने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। इस वक्त स्कूल के बाहर इन बंधकों के सैकड़ों रिश्तेदार भी मौजूद थे। वो अपने साथ हथियार लेकर आए थे। इसके अलावा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो तो थे ही। जब स्कूल के अंदर से धमाके और गोलीबारी की आवाज़ें आने लगीं तो ये रिश्तेदार भी गोलियां चलाते हुए भीतर घुस गए। स्पेशल फोर्सेस के कमांडो भी। अफरा तफरी में हमलावरों ने जिम की फर्श पर जो बम बंधे थे सबको डेटोनेट कर दिया। कई बंधक बम धमाके में मारे गए। जो बचे उन्होंने भागने की कोशिश की और गोली के शिकार हुए। कुछ गोलियां हमलावरों की, कुछ स्पेशल फोर्सेस की। 3 सितंबर की शाम को जब गोलियां चलनी रुकी, ये हॉस्टेज क्राइसिस खत्म हुई, तो लाशें गिनी गई और इसमें आतंकवादियों के अलावा 333 बंधक मारे गए थे, जिनमें 186 बच्चे थे और इनमें दर्जनों बच्चे ऐसे थे
जो पहली बार स्कूल आए थे उमंग से भर के। कौन थे ये हमलावर, कौन थे ये आतंकवादी, इन्होंने स्कूल पर हमला क्यों किया, इनकी मांगे क्या थी। ये आतंकवादी रियादुस सलीहीन नाम के एक आतंकवादी संगठन का हिस्सा थे। इनका सरगना था शामिल बसायेव। बसायेव का अतीत जुड़ा है रूस के खास इलाके से, वो इलाका जहां से भागे एक आदमी पर अभी दुनिया में हेडलाइंस बन रही हैं। इसलिए अब हम इस स्कूल के प्रसंग को कुछ समय के लिए छोड़ते हैं, इस आदमी के बहाने जमीन के उस टुकड़े तक पहुंचते हैं जिस पर कब्जे की लड़ाई रूस कितने ही दशकों से लड़ रहा है। हमने अभी आपसे कहा कि यहाँ से भागे एक आदमी पर दुनिया में सुर्खियां बन रही हैं। इस आदमी का नाम क्या है? 43 साल के इस आदमी का नाम है नहीं, मामी खान उमारोव। ये पिछले कुछ वर्षों से ऑस्ट्रिया में रह रहा था। 4 जुलाई को ऑस्ट्रिया से खबर आई कि एक शॉपिंग सेंटर के बाहर कुछ लोगों ने उमारोव की हत्या कर दी। हत्या करने वाले अपनी कार से भागे। पुलिस ने हेलीकॉप्टर से पीछा किया, 160 किलोमीटर तक चेज चला, फिर ये गिरफ्तार हुआ। और सरप्राइज या नो सरप्राइज, ये हत्यारा रूसी नागरिक निकला। इस केस में ऑस्ट्रियन पुलिस ने एक और रूसी नागरिक को गिरफ्तार किया। आप कहेंगे कि ये एक हत्या की खबर है, ये रूस और स्कूल के धमाके से कैसे जुड़ी है? अभी एक एक करके सारे लिंक जुड़ जाएंगे। दरअसल जिन लोगों की यूरोप में हत्या हो रही है एक एक करके, उनके हत्यारे हर बार रूस के सिरे पर जाके उनके सिरे खत्म होते हैं। उमरोव का केस अपनी तरह का पहला केस नहीं है। कहाँ के रहने वाले थे मामी खान उमरोव? वो रहने वाले थे चेचन्या के। इस एक शब्द को गुन लीजिए क्योंकि सारी गुत्थियां इसी चाबी से खुलेंगी। चेचन्या। मामी खान विदेश में रहने वाले पहले चेचन नहीं है जिनकी हत्या हुई हो। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मर्डर हुए हैं और इन सारे मर्डर में सबसे कॉमन चीज़ क्या है? मारने वाले का रशियन कनेक्शन। टिप्पणीकार कह रहे हैं कि रूस चुन चुनकर विदेश में रह रहे चेचन्स को मार रहा है। किस तरह के चेचन्स को निशाना बनाया जा रहा है? 2 कैटेगरी हैं। पहली, रूस परस्त चेचन लीडर रमजान कादिरोव की आलोचना करने वाले निर्वासित चेचन ब्लॉगर्स। रमजान, अभी इसका जिक्र आएगा। दूसरी कैटेगरी, ऐसे वरिष्ठ विद्रोही जिन्होंने कभी चेचन्या को आज़ाद करने के लिए रूस से लड़ाई लड़ी थी। और ये चेचन्या का बैकग्राउंड क्या है? इन्होंने क्यों रूस से लड़ाई लड़ी थी? पहले नक्शे पर चेचन्या देखते हैं, इतिहास समझते हैं, फिर वर्तमान में आएंगे और रास्ते में लड़ाई का वाकया भी बताएंगे। रूस का नक्शा देखिए। इसके पश्चिमी हिस्से में एक बड़ा सा इलाका है, नाम है नॉर्थ कॉकेसस। यहाँ चेचन्या नाम की एक जगह है। चेचन्या और रूसी सत्ता के खून खराबे का लंबा इतिहास है। चेचन्या के लड़ाके चाहते थे आज़ादी, रूस चाहता था चेचन्या। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच लगातार संघर्ष हुए। इस बैकग्राउंड में आया 1858 का साल। लंबी लड़ाई के बाद इस बरस रूस के शासक जार ने चेचन्या जीत लिया। फिर जार का दौर बीता। 1917 में क्रांति हुई। दिसंबर 1922 में सोवियत संघ का गठन हुआ। सोवियत संघ ने चेचन्या को एक स्वायत्त प्रांत का दर्जा दिया, लेकिन चेचन्या के पास बस नाम भर की ऑटोनॉमी थी। रूसी जार की तरह सोवियत सिस्टम भी जोर जबरदस्ती के दम पर यहाँ मनमानी करता था। इसलिए इस दौर में भी चेचन्या की आज़ाद होने की तमन्ना खत्म नहीं हुई, लेकिन सोवियत ताकत के आगे उसका विरोध बेअसर था। पर सोवियत ताकत भी खत्म हुई 1991 में, जब संघ का विघटन हुआ। चेचन्या के बागियों को लगा यही मौका है, अब जो रूस है वो कमज़ोर है, अभी वार करें तो जीत सकते हैं। वो जीते, कुछ बरस के लिए ही सही। साल 1991 में चेचन्या के बागियों ने जोर लगाया और सोवियत समर्थक दोकू जावगाएव की सत्ता पलट दी। फिर वहां पर राष्ट्रपति के चुनाव हुए। सत्ता में आए ज़ोखार डुडायेव। उन्होंने कहा अब चेचन्या आज़ाद है। ज़ोखार डुडायेव ने चेचन्या में संसदीय लोकतंत्र की नींव रखी, सेकुलर संविधान लागू किया। लेकिन रूस चेचन्या को हाथ से निकलते चुपचाप देखने वाले देशों में नहीं था। दिसंबर 1994 में, यानी 3 बरस के भीतर, रूस ने चेचन्या की आज़ादी को कुचलने के लिए सेना भेजी। 20 महीने तक युद्ध चला, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। चेचन विद्रोही रूस की नाक में दम कर रहे थे। ऐसे में अगस्त 1996 में रूस को संघर्ष विराम का ऐलान करना पड़ा, पहला रूस चेचन्या वॉर। फिर उसने अपनी सेनाएं चेचन्या से बाहर निकाल ली। जनवरी 1997 में युद्ध के बाद चेचन्या के अंदर फिर से चुनाव हुए और अब जीते असलान मशकादोव। रूस ने सरकार को मान्यता दे दी। तो अब लगेगा कि चेचन्या आज़ाद हो गया,
नहीं, ये शांति क्षणिक थी, समझौता क्षणिक था। चेचन्या की आज़ादी का सवाल अब भी कायम था और ऐसे में चेचन विद्रोहियों ने रूस विरोधी ऑपरेशंस जारी रखे। चेचन्या के अंदर भी अराजकता की स्थिति फैल रही थी, कोई कानून व्यवस्था नहीं थी और इन सब के बीच राष्ट्रवाद को किनारे करके आ गया इस्लामिक कट्टरपंथ। ऐसे में 1999 में इन गुटों के दबाव में चेचन्या के राष्ट्रपति असलान मशकादोव ने ऐलान किया, कहा कि हम 3 साल के अंदर चरणबद्ध ढंग से चेचन्या में इस्लामिक धार्मिक कानून लागू करेंगे, इसे इस्लामिक देश बनाएंगे। इसके लिए चेचन विद्रोहियों ने रूस और रूसी लोगों पर हमले तेज कर दिए। सितंबर 1999 में चेचन्या और रूस के बीच इसी पृष्ठभूमि में दूसरा युद्ध शुरू हुआ। फरवरी 2020 तक चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी रूस के कब्जे में आ गई। आप लगातार सुन रहे हैं कि चेचन्या में तब ये राष्ट्रपति था, अब ये राष्ट्रपति था, लेकिन सत्ता तो रूस की भी बदल रही थी। सेकेंड चेचन वॉर रूस के नए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा इम्तिहान था। जी, बोरिस येल्त्सिन का दौर बीत चुका था, अब व्लादिमीर आ गए थे। रूसी नज़रिए से देखें तो पुतिन इस जंग में, इस पहले इम्तिहान में डिस्टिंक्शन से पास हुए। उन्होंने साफ कहा, अब चेचन्या पर सीधे मॉस्को का शासन होगा। पुतिन ने वहां मॉस्को के वफादार अखमत कादिरोव को प्रशासनिक मुखिया बना लिया। ऐसे चेचन्या का एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट सॉल्व हो गया, लेकिन मसला नहीं सुलझा क्योंकि चेचन विद्रोही रूस पर लगातार हमले करते रहे। इन हमलों के बावजूद पुतिन की चेचन्या पॉलिसी नरम नहीं हुई, बल्कि मार्च 2003 में उन्होंने एक दिखावटी रेफरेंडम किया और चेचन्या को आधिकारिक तौर पर रूस में शामिल कर लिया। तो क्या चेचन विद्रोहियों ने हार मान ली? नहीं, सक्रिय रहे, हमले करते रहे। और इन्हीं विद्रोहियों में एक था बसायेव, जिसने रियादुस सलीहीन नाम का आतंकवादी संगठन बनाया और बसायेव के इसी रियादुस सलीहीन ने 1 सितंबर 2004 को बेस्लान के उस मिडिल स्कूल पर हमला किया, सैकड़ों बच्चों को मार डाला। अब एक सर्कल पूरा हो गया, सारे किरदार आपस में जुड़ गए, इतिहास, वर्तमान, भूगोल, सब कुछ। तब सवाल ये उठता है कि क्या चेचन्या के सारे विद्रोही आतंकवादी थे? इसका जवाब कॉम्प्लेक्स है कि आप पाले में कहाँ खड़े हैं। चेचन विद्रोहियों की शुरुआती पीढ़ियां देशभक्त लड़ाका थी जो अपनी मिट्टी को रूसी कब्जे से आज़ाद कराना चाहती थी, लेकिन दशकों तक हुए शोषण और अत्याचार ने यहाँ कट्टरपंथी इस्लाम के लिए ज़मीन तैयार कर दी। 1994 से 1996 तक चले पहले चेचन युद्ध में रूस की जातियों ने वहाबिज्म और सल्फी जिहादी तत्वों को और बढ़ावा दिया। जल्दी जिहादियों ने चेचन विद्रोह को हाईजैक कर लिया, सेकुलर विद्रोही नेता मारे जाने लगे। इस बदलाव ने रूस के लिए भी चीज़ें आसान कर दी। अब उसके लिए चेचन्या की हर लड़ाई आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और कथित जिहाद के खिलाफ जंग थी। जब रूस ने चेचन्या में पूरी बढ़त बना ली, तब कई विद्रोही भागकर दूसरे देशों में चले गए और इन्हीं में से एक थे मामीखान उमारोव। ये नाम मैंने अभी कब लिया था? जब मैंने आपको बताया था कि एक चेचन का किस्सा आपने स्कूल के हमले में सुना, दूसरा चेचन मामीखान उमारोव है जो ऑस्ट्रिया में था, दुकान के बाहर मारा गया और अब सुर्खियों का सरताज बना है, मरकर ही। मामीखान उमारोव ऑस्ट्रिया में क्या कर रहे थे? चेचन्या से भागकर यूट्यूब पर वीडियो डालते थे, एक्टिव थे। वीडियो बनाकर चेचन्या के मौजूदा लीडर और जिन्हें कई लोग पुतिन का पिट्ठू कहते हैं, ऐसे रमजान कादिरोव की आलोचना करते थे। रमजान, उन पर कई बार उंगलियां उठ चुकी हैं। इल्ज़ाम है कि वो विदेश में बैठे चेचन आलोचकों को चुप कराने के लिए हत्यारे भेजते हैं रूस की और पुतिन की शह पर। कई चर्चित मामले हैं इस तरह की हत्याओं के, 2-4-5 तो यहीं गिना देता हूँ। मसलन फरवरी 2004 में कतर की राजधानी दोहा में एक एसयूवी पर बम हमला हुआ। इसमें मारा गया ज़ेलिम खान यानदारिबियेव। ज़ेलिम खान चेचन्या के पूर्व राष्ट्रपति थे, यानी कि ये वीआईपी टारगेट था। दूसरा केस जनवरी 2009 का है। ऑस्ट्रिया में ही वियना में दिन दहाड़े एक कत्ल हुआ। मरने वाले का नाम उमर इसराइलोव, वो चेचन लीडर रमजान कादिरोव के बॉडीगार्ड रह चुके थे। तीसरा वाकया 2015 का, जगह बदल गई। पहला मामला कतर का था, दूसरा ऑस्ट्रिया का, तीसरा तुर्की का। जी, इस्तांबुल में पूर्व चेचन विद्रोही अब्दुल वाखिद की कार के पीछे से आ रही एक कार ने टक्कर मारकर हत्या कर दी। लेकिन ये हत्या सिर्फ कार की टक्कर से नहीं हुई। दरअसल टक्कर में अब्दुल वाखिद जख्मी हुआ, फिर वो कार छोड़कर भागने लगा और तब हमलावरों ने गोली मार दी।
एक प्रसंग तो इसी बरस का है, 2020 का। फिर मुल्क बदलता है। अब वाकया फ्रांस का है। यहाँ के लिले स्थित एक होटल में एक आदमी की लाश मिली। उस पर चाकू से उसके शरीर पर 130 वार थे। मरने वाले का नाम इमरान अलियेव, वो चेचन लीडर रमजान कादिरोव का आलोचक था। इसके अगले महीने यानी फरवरी 2020 में, जब पूरी दुनिया कोरोना की आहट पहचान चुकी थी, लड़ने की तैयारी कर रही थी या लड़ रही थी, तब स्वीडन के गावले शहर में तुमसो अब्दुराखमानोव नाम के एक यूट्यूब ब्लॉगर को घर में सोते वक्त हथौड़े से सर पर हमला कर मार दिया गया। अब्दुराखमानोव 3.5 लाख फॉलोअर वाला यूट्यूबर था। उसने फ्रांस में हुई इमरान अलियेव की हत्या के लिए चेचन लीडर रमजान कादिरोव पर उंगली उठाई थी। इन सब मामलों का कनेक्शन रूस से है, चेचन्या से है, रमजान से है, पुतिन से है। और भी कई केस हैं। जेम्स टाउन फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2003 से 2013 के बीच अकेले तुर्की में करीब 8 चेचन्स की हत्या हुई। इसके अलावा कई ऐसे भी हैं जो हमले में बच गए, घायल हो गए। रेडियो फ्री यूरोप के मुताबिक एक लिस्ट है। इस लिस्ट में विदेश में रह रहे 10 चेचन्स के नाम हैं। इन 10 पर जानलेवा हमले हुए, 6 मारे गए, 1 अधमरा हुआ, 3 जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। और इन 10 के बीच कॉमन बात क्या थी? ये 10 के 10 चेचन लीडर रमजान कादिरोव के आलोचक थे। लिस्ट में उन देशों का भी नाम है जहां हमले हुए। और ये देश कौन से हैं? फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, यूएई, नॉर्वे और कतर। अब आपने इल्जाम सुन लिए, हत्या की फेहरिस्त सुन ली। रूस क्या कहता है? इन आरोपों से इनकार करता है। रूस परस्त चेचन लीडर रमजान क्या कहते हैं? हमलों के पीछे अपना हाथ होने से इनकार करते हैं। किसी ने कहा कहीं इत्तेफाक तो नहीं? और फिर पूछा गया, एक साथ इतने इत्तेफाक कैसे हो सकते हैं? क्या यह भी इत्तेफाक है कि साल 2012 में रूसी सुरक्षा एजेंसी FSB ने जर्मन खुफिया विभाग को एक लिस्ट दी जिसमें 19 नाम थे। ये 19 नाम निर्वासन में रह रहे चेचन नागरिक थे। और क्या ये इत्तेफाक है कि 2012 से अब तक इस लिस्ट के 5 लोगों की हत्या कर दी गई? चेचन विद्रोहियों का संघर्ष हिंसक संघर्ष है और हिंसा का जवाब हिंसा से देना राज्य की सत्ता को बखूबी आता है। इसीलिए गांधी जी कह गए थे कि यदि आप में नैतिक बल है, यदि आपके कॉज में ताकत है, तो अहिंसा वीरों का हथियार है, इफेक्टिव हथियार है। गांधी ने लड़ाई लड़ी, नेल्सन मंडेला ने लड़ी, मार्टिन लूथर किंग ने लड़ी। ये लड़ाई लंबी है लेकिन इसका नतीजा मजबूत होता है। ये था दुनियादारी का आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी है इराक से। यहाँ 47 साल के इराकी रिसर्चर हिशाम अल हाशमी की हत्या कर दी गई। एक रिसर्चर की हत्या अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां क्यों बनाती है? हिशाम को उनके घर के सामने 5 गोलियां मारी गई। महत्वपूर्ण तथ्य ये नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इस्लामिक स्टेट समेत कई जिहादी संगठनों पर उनका तगड़ा रिसर्च था। वो आतंकवाद से निपटने में इराकी प्रशासन की मदद कर रहे थे और इसलिए ईरानी मिलिशिया से, आतंकवादियों से उनकी जान को खतरा था। दूसरी सुर्खी हांगकांग से है। यहाँ 1 जुलाई से चीन ने नेशनल सिक्योरिटी लॉ लागू कर दिया। इस कानून के सहारे अब चीन जो एक्टिविस्ट हैं, उनका जो सबसे बड़ा हथियार होता है, क्या होता है? सोशल मीडिया साइट्स, जिसके जरिए वो मोबिलाइज करते हैं लोगों को। अब चीन ने इस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उसने फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि हांगकांग के यूजर्स की जानकारी दो। इन कंपनियों ने फिलहाल इनकार कर दिया प्राइवेसी की बात कहकर। ये कंपनियां नए नियमों की समीक्षा कर रही हैं, लेकिन देर सवेर या तो इन्हें डेटा शेयर करना पड़ेगा या अपना कारोबार समेटना पड़ेगा। तीसरी सुर्खी अमेरिका से है। यहाँ पढ़ाई कर रहे हजारों विदेशी छात्रों को शायद मुल्क छोड़ना पड़े। ये वो छात्र हैं जिनकी क्लास कोरोना के चलते ऑनलाइन मीडियम पर शिफ्ट हो गई। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि जब क्लास ऑनलाइन हो रही है तो ये छात्र अमेरिका में क्यों रुके रहें, अपने घर लौटें। इन छात्रों में सबसे ज़्यादा हैं चीन के, दूसरे नंबर पर भारत के। एक आंकड़ा देता हूँ, अकेले 2019 में ही लगभग 2 लाख भारतीय छात्र अमेरिकी संस्थानों में दाखिला लेने पहुंचे थे। ये थी सुर्खियां। आखिरी में बारी तारीख की। आज तारीख है 7 जुलाई और इसका इतिहास जुड़ा है एक आदमी से जो दुनिया देखने निकला था और देखते देखते डॉक्टर से बागी बन गया। एक बेगाने देश की क्रांति के सबसे बड़े नेताओं में शुमार हो गया। फिर दूसरे नेता से विरोध हो गया तो दूसरे मुल्कों में चला गया। जब तक जिंदा रहा पूंजीवाद का विरोध करता रहा और जब मरा तो उसी पूंजीवादी सिस्टम ने उसके चेहरे को बाजार में एक बिकाऊ माल बना दिया। उसके चेहरे वाली टी-शर्ट्स, पोस्टर, हर चीज बिकने लगी।
किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अर्नेस्ट चे ग्वेरा की। चे ग्वेरा रहने वाले थे अर्जेंटीना के, मेडिकल की पढ़ाई करते थे। डॉक्टर बने तो सोचा देश देखा जाए कि लोग कैसे जीते हैं, जिंदगी असल में है कैसी। उन्होंने घूमना शुरू किया, अर्जेंटीना देखा, फिर लैटिन अमेरिका के दूसरे देश। ये 67 बरस पहले की बात है, 7 जुलाई 1953 की तारीख और बरस, जिस दिन चे अपनी यात्रा पर निकले। कहाँ गए? बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, होंडुरास, अल सल्वाडोर, क्यूबा। इस यात्रा ने चे का जीवन बदल दिया। उन्हें भरोसा हो गया कि कैपिटलिस्ट सिस्टम ही शोषण का मूल है और इस शोषण के अंत का तरीका है सशस्त्र क्रांति। 2 बरस बाद 1955 में चे की मुलाकात हुई क्यूबा के बागी नेता फिदेल कास्त्रो से। दोनों ने मिलकर क्यूबा की क्रांति में हिस्सा लिया। लेकिन आगे चलकर क्रांति के बाद फिदेल कास्त्रो और चे के बीच दूरियां बढ़ने लगी। कास्त्रो दरअसल सोवियत संघ की गुडबुक में थे। वो अपनी क्रांति के साथ साथ सोवियत संघ के पाले में दिखना चाहते थे और इन सब के बीच 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी हुआ। इस क्राइसिस के दौरान चे ग्वेरा ने सोवियत की खुलेआम आलोचना की, उसके विस्तारवादी रवैये की आलोचना की। लोग कहते हैं कि इसके बाद सोवियत संघ के प्रेशर में मार्च 1965 में कास्त्रो ने अपने साथी क्रांतिकारी को अरेस्ट करवा लिया। अब वाह उड़ने लगी कि कास्त्रो चे को मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। धीमे धीमे चे ग्वेरा क्यूबा से और कास्त्रो से दूर होते गए। पहले उन्होंने कॉन्गो में गुरिल्ला वॉर शुरू करने की कोशिश की, क्यूबा से निकलकर। वहां नाकाम रहे तो बोलीविया चले गए। अक्टूबर 1967 में यहीं पर वो पकड़े गए, मार दिए गए। किसने मरवाया उन्हें? अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने। आज की दुनियादारी में इतना ही। शुक्रिया।